Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And today we are going to start with our lecture number 10 of Conquest of India. And today we will complete Conquest of India. ठीक है, आज के लेक्चर में हमें सबसे पहले तो जानना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, एंड देन वी विल अल्टीमेटली स्टार्ट रिलेशंस विथ नेबर, मतलब तिब्बत के साथ कैसे रिलेशन थे, नेपाल के साथ, फिर भूटान के साथ। देखो, इन सब के साथ रिलेशन यूपीएससी नहीं पूछेगा, ठीक है, बट इसकी थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप आईआर के रिलेशन लिखते हो। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल के लिए मैं बताऊंगा कि सिर्फ आप ट्रीटी ऑफ सगौली याद रखो। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मान लो यहाँ पर चाइनीज़ एम्पायर था, अब यहाँ पर वो लोग खुश नहीं थे कि भैया हमें अपनी टेरिटरी एक्सपेंडेड चाहिए, लेकिन चाइना की तरफ जा नहीं सकते थे, तो दे डिसाइडेड टू मूव टूवर्ड्स द ब्रिटिश इंडिया। तो लोग गोरखपुर पहुँच गए। उसके बाद रिसेंटली दे स्टार्टेड टू अटैक द बिहार पार्ट, फिर ब्रिटिश ने हराया एंड दे दैट मीन्स थ्रोन नेपालीज आउट। उसके बाद उनको फ़ायदा हुआ कि गोरखा आर्मी मिल गई, बिकॉज गोरखास बिलोंग टू नेपाल पार्ट। ठीक है, ये सब नहीं बताऊंगा, सब बता दिया, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था ग्रेजुएशन में। ओके, अगर मुझे बताने को हो तो मैं आपको इतना बता दूँ कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ही 100 लेक्चर से कंप्लीट नहीं होगा, बट हमें यूपीएससी के लिए स्टडीज़ करनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें बताता हूँ। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो हमने कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर देख लिए हैं। ठीक है, इसके बारे में लास्ट टाइम भी बताया था। कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर हमने सारे देख लिए हैं जितने भी थे इंपॉर्टेंट, मराठाज, माइसौर और निज़ाम एंड एवरीवन। एंड कॉन्क्वेस्ट बाय डिप्लोमेसी, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट बाय डिप्लोमेसी, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट बाय डिप्लोमेसी हम देख रहे थे, जिसमें हमने सब्सिडरी लाइन डिस्कस कर लिया था एंड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, सब्सिडरी लाइन में जैसे कौन थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, इसके बाद अवध थे। आई थिंक यहाँ पर मैंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद बोला ना कॉन्क्वेस्ट ऑफ वॉर में, तो वो गलत है। ठीक है, तो निज़ाम साहब यहाँ आएंगे, अवध यहाँ पर आएगा, और जो भी जितने इंपॉर्टेंट रूलर्स थे लाइक सिंधियास, होलकर्स, ये सब यहीं पर आएंगे। ठीक है, हमने सब्सिडरी लाइन डिस्कस किया अच्छे से डिटेल में विथ मूवी लगान। एक्चुअली आज लगान आ भी रही थी टीवी में, ओके, आई वॉज वॉचिंग अगेन, तो मैंने सोचा कि कुछ मिस आउट तो नहीं कर दिया मैंने सब्सिडरी लाइन्स में। ओके, इसके बाद आई हैव कंप्लीटेड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब आज के इस डिस्कशन में वी विल स्टार्ट विथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उससे पहले लास्ट टाइम आई थिंक आपको सब्सिडरी लाइन्स के कौन कौन से स्टेट्स थे वो बताना भूल गया था। तो ये सारे स्टेट्स थे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बेरार, सिंधिया, राजपूत एंड होलकर्स। इनको रट्टा लगाना है भाई, तो वो ट्रिक बना लेना और रट लेना, अदरवाइज कोरा में या गूगल में ढूंढ लेना, यू विल गेट द ट्रिक। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से चालू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है कि जो अडॉप्टेड सन है, ठीक है, अगर मान लो कोई राजा है, मान लो मैं राजा हूँ, नहीं अरे ज़्यादा हो जाएगा, मान लो आप राजा हो, या आपका नाम है अभिनव और आप राजा हो, और आपका कोई अडॉप्टेड सन है, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये बोलता है कि जो अडॉप्टेड सन का हक होता है वो फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे होता है। मतलब उसने जो भी पर्सनल अपने पास रखा है, फॉर एग्जांपल उसकी तलवार है, उसका घोड़ा गाड़ी है, उसका कोई मतलब बग्गी है एंड एवरीथिंग, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में पूरा हक है। लेकिन जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो राज्य है राजा का, उस पर आपका हक नहीं होता है अगर वो पैरामाउंट पावर है, अगर वो पैरामाउंट पावर के अंडर में आता है। पैरामाउंट पावर के अंडर में आना मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल गुप्तास थे, ठीक है, गुप्तास थे ना, तो गुप्तास के अंदर बहुत सारे गवर्नर थे, फिड्यूशरी रूलर थे, ठीक है, बहुत सारे फिड्यूशरी रूलर थे, तो वो एक्चुअली में किंग नहीं थे, वो गुप्ता के अंडर में काम किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये यही पॉलिसी बोलती है कि आप लोग किंग तो हो नहीं, आप ब्रिटिश की वजह से सर्वाइव कर रहे हो, हम चाहे तो आपको कभी भी अटैक करके निकाल सकते हैं, तो हम आपके रूलर हैं, आप हमारे फिड्यूशरी हो, ठीक है, आप हमारे फिड्यूशरी हो, हम आपकी पैरामाउंट पावर हैं, ठीक है, हम आपकी पैरामाउंट पावर हैं। तो ये पॉलिसी ये बोलती है अगर पैरामाउंट पावर के अंदर किसी भी फिड्यूशरी रूलर ने अगर कोई बेटा अडॉप्ट किया, उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, मतलब लीगल मेल हेयर नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे मतलब लड़कियों को मान्यता नहीं दी जाती थी रानी बनने का, ठीक है, तो आपको कोई लीगल हेयर नहीं है, ठीक है, लीगल मेल हेयर नहीं है, हेयर मतलब बाल वाला नहीं, मतलब जो आपका वंशज हो, ठीक है, वो नहीं है, और आपने उसकी जगह कर लिया अडॉप्टेड सन, ठीक है, आपने सन को कर लिया अडॉप्ट, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, सन को अडॉप्ट कर लिया था, बिकॉज उनका जो ओरिजिनल बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो सन को आपने अडॉप्ट कर लिया। ओके, तो अब आप आते हैं हमारे अंडर में, ठीक है, आप कहाँ आते हैं, आप आते हैं हमारे अंडर में। तो अब ये हम डिसाइड करेंगे कि आप इस गद्दी के असली वारिस बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन जो पर्सनल प्रॉपर्टी है पिताजी की आपकी, वो आपकी रहेगी, ठीक है, लाइक उनकी तलवार है, एवरीथिंग, जो भी उनके पास पैसा है, महल है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। लेकिन जो अगर आप गद्दी में बैठोगे कि नहीं बैठोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय पैरामाउंट पावर, दैट मीन्स इन दिस केस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसलिए इसलिए जब ये जो गंगाधर राव मरते हैं, ठीक है, जो झांसी के राजा हैं वो मरते हैं,
अब उनका रहता है अडॉप्टेड सन। तो लेकिन और ये जो गंगाधर राव हैं वो ऑलरेडी सब्सिडरी लाइन साइन करके रखते हैं ब्रिटिश के साथ, तो मतलब पैरामाउंट पावर वॉज ब्रिटिश इंडिया। तो अब यहाँ ब्रिटिश इंडिया के ऊपर था कि इनके अडॉप्टेड सन को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली इन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब इसके बाद कुछ राइटर्स हैं। ठीक है, कुछ राइटर्स बोलते हैं कि भैया ब्रिटिश के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो डिसाइड करते हैं नहीं करते, मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने बकवास की, राइटर्स ने लिख दी, इंडियन राइटर्स ने। ठीक है, अब दिखाना था इंडिया को अच्छा तो इसलिए लिख दिया। तो ब्रिटिश का भी जवाब आता है कि भैया ये सब हमने आपके आपके हिंदू कस्टम से ही अपनाया है। आपको याद है आपके महाराजा रंजीत सिंह, वैसे ही उनके कुछ प्रोड्यूसर थे मिसल में, तो जब उनके जो अडॉप्टेड सन थे वो बस बचे और रियल राजा मर गए, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही करके, मतलब सेम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लगा के, इसी टाइप की कुछ पॉलिसी थी उसको लगा के, वो जो राज्य था उनका हड़प लिया, बिकॉज वो भी अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहते थे। तो उन्होंने भी अपना जो दूसरों का राज्य था वो हड़प लिया इस पॉलिसी पे। ठीक है, हड़पना मतलब अपने अंदर में ले लिया, एंड दैट वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज आप सब लोग डिवाइडेड हो, कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, इससे अच्छा मुझे ले लेने दो, आपका प्राइड बढ़ेगा, जैसे कि आज बढ़ा हुआ 6 का प्राइड। ठीक है, द बेस्ट बटालियन इन इंडिया एंड इवन इन होल ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी ऐसा किया, इन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, ब्रिटिश ने बोला कि महाराजा रंजीत सिंह ने भी ऐसा किया, और कंपनी ने भी सतलज स्टेट के साथ ऐसा किया था। देखो सतलज रिवर जो जा रही है, जो रक्कास लेक से निकलती है, उसके आसपास थोड़े मोटे छोटे मोटे राज्य थे जो ब्रिटिश के अंदर में आते थे। मैंने बताया था जो वेस्ट ऑफ सतलज का पार्ट है दैट वॉज विद महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन जो ईस्ट का पार्ट है वो ब्रिटिश का था। तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे राजा लोग हुआ करते थे, तो जब उनके साथ भी सेम केस हुआ कि भैया सिर्फ अडॉप्टेड सन है और कोई रियल वंशज नहीं है, तो कंपनी ने भी ऐसे ही किया था। मतलब महाराजा रंजीत सिंह भी ऑलरेडी ऐसा कर चुके थे और कंपनी भी ऐसा कर चुके थे, और ब्रिटिश बोल रही थी कि भैया आपके हिंदू कस्टम में ही ऐसा लिखा है। लेकिन इंडियन राइटर्स का ये बोलना है कि भैया हिंदू जो लॉज हैं और हिंदू कस्टम है वो इतने ज़्यादा वेग हैं, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, मतलब कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा, ऊपर से वो इनकम्प्लीट है, बिकॉज जो मैक्सिमम चीज़ें थी वो तो धुल गई हैं, बिकॉज वो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखी थी। अब उसमें तो दीमक लग गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, बिल्कुल जैकपॉट मूवी जैसा हो गया है कि आधे से ज़्यादा चीज़ों पे तो दीमक लग गई है। ठीक है, सेम वैसी चीज़ हुई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसकी जो एप्लीकेशन थी मैक्सिमम लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, बट याद रखना ही वॉज नॉट द ओरिजिनेटर, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी कर चुकी है। देख लो, कंपनी डिड टू सतलज स्टेट बिफोर अराइवल ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये थी कि जब लॉर्ड डलहौजी आए 1853 में, तो उस टाइम पे जो कंपनी थी, कंपनी की मोनोपली कभी भी जा सकती थी, मतलब मोनोपली क्या, मतलब कंपनी को ही लात मार के निकाला जा सकता था, ऐसी कंडीशन थी। तो अब बस सिंपल सी बात ये थी कि अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या बोर्ड ऑफ गवर्नर थे, उनको चाहिए था बहुत प्रॉफिट, शेयर होल्डर को चाहिए था बहुत प्रॉफिट, और कंपनी का प्रॉफिट हो रहा था कम। तो उन्होंने वो ये बोला कि डलहौजी को ये बोल के भेजा गया था कि आप भैया विदाउट वॉर, अगर आप मैक्सिमम टेरिटरी कैप्चर कर सकते हो और वहाँ से अगर टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ा सकते हो तो आप बढ़ा लो। तो ये चीज़ डलहौजी के दिमाग में थी कि भैया मेरे को विदाउट वॉर ये जो चीज़ें हैं उसको बढ़ानी है। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली वॉर भी किया था विद बर्मा, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था इन्हीं के टाइम पे आई थिंक। ठीक है, तो डलहौजी साहब ने क्या बोला कि ठीक है भैया मैं तो ये कर लूँगा, और उनको सबसे बेस्ट पॉलिसी मिली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडरी लाइन्स भी थी, बट वो तो भैया वेलेस्ली से रिलेट हो गई तो उनका कुछ नाम नहीं बनता। तो इन्होंने बोला कि मैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अच्छा प्रमोट करूँगा, और ये उनकी किस्मती ही थी कि उसी टाइम पे ऐसी मतलब कंडीशन बनी कि 8 राज्यों में ऐसा हुआ कि 8 राज्य में जो राजा मरे उनके लीगल वारिस नहीं थे, मतलब उनका जो खून वाला बच्चा था वो नहीं था। तो मतलब ये कंडीशन इतना एकदम से तुक्के से आ गई, है ना। तो उन्होंने अपने 8 साल के करियर में 8 राज्यों को हड़पा। ठीक है, लेकिन जिसमें से 7 थे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो आप पूछेंगे भाई 8वां कैसे हड़पा। 8वां जो अवध था उसको ड्यू टू मिस गवर्नेंस के चक्कर में हड़पा। देखो अवध जो था वो सब्सिडरी लाइन्स का पार्ट बन चुका था। ठीक है, अब उसके बाद वो हड़पना चाहते थे अवध को भी, बिकॉज अवध बिहार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बिकॉज आप कनेक्शन कैसे करोगे बाकी साउथ इंडिया में, और दैट मीन्स आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था बिहार, मतलब आप कह सकते हैं अवध। तो अवध की ज़रूरत तो थी, लेकिन अवध में प्रॉब्लम ये थी कि सब्सिडरी लाइन्स ऑलरेडी लग चुका था। ठीक है, राजा अपनी मजे से ज़िंदगी जी रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग नहीं सकता था। पूछो क्यों, बिकॉज उनके राजा थे, उनके तो 100 बच्चे थे, वो भी लीगल वाले। अब बताओ अब क्या कर लोगे, 100 बच्चों को मार डालोगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। 100 बच्चे तो सिंपल सी होता है, अगर एक राजा मरता है दूसरा बनता, फिर तीसरा बनता, फिर चौथा बनता। राजा लोग थोड़े ज़्यादा ही शौकीन थे, तो इसलिए इनका ऐसा था। लेकिन बाकी जगह ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि सतारा में, संबलपुर में, भगत में, उदयपुर में, नागपुर में, झांसी में, तो इन सब को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ले लिया गया। तो अब डलहौजी साहब ने सोचा कि भैया मेरा 8वां साल है, आखिरी साल है, तो एक और राज्य को हड़प लेते हैं, खुश हो जाएंगे ब्रिटिश वाले, मतलब जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, डायरेक्टर ऑफ गवर्नर है, सब खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आई एम एनेक्सिंग अवध ऑन द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नेंस, मतलब कि आप लोगों को वैसा रूल नहीं दे पा रहे जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे सकती थी।
हमने देखा है आपका रूल कैसा था, बट फिर भी उन्होंने बोला कि हमारा इंग्लैंड वाला आप रूल लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वी आर एनेक्सिंग योर अवध पार्ट एंड वी विल स्टैब्लिश आर रूल एंड वी विल गिव यू द बेस्ट पार्ट। मतलब ज़मींदारी, हवलदारी और पता नहीं कौन कौन सी बकवास की चीज़ें देंगे। तो ड्यू टू द ऑन द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नेंस दिस अवध वॉज एनेक्स्ड इन द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़, इसको भूलना नहीं। 8 नहीं 7 स्टेट्स थे भाई जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर गए थे, लेकिन डलहौजी के टाइम पे 8 स्टेट्स अंदर गए। दैट मीन्स डलहौजी के अंदर कैसे, बिकॉज 8वां अवध था। ठीक है, अब हम रिलेशंस विथ नेबर डिस्कस करेंगे, मतलब नेबर के साथ कैसे दैट मीन्स रिलेशंस थे। देखो जो भूटान था इट वॉज प्रोटेक्टोरेट ऑफ ब्रिटिश, मतलब ये था कि जो भूटान था वो अंग्रेजों के टाइम से ही आज़ाद था। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम से ही आज़ाद था, कभी भी ब्रिटिश ने भूटान के ऊपर कब्जा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने उसको बफर स्टेट बना के रखा बिटवीन चाइना, चाइनीज़ आर्मी एंड इंडियन। ठीक है, मैंने बताया था बफर स्टेट क्या है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस क्या है, अगर समझ में नहीं है तो लास्ट लेक्चर दे सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना के रखा था हमारे किसने, ब्रिटिश ने। ठीक है, अब इसके बाद जब इंडियन गवर्नमेंट पावर में आती है, इंडिपेंडेंट इंडिया होता है, तो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि भूटान जी आपके पास कुछ आर्मी फार्मी है नहीं, हमारे प्रोटेक्टोरेट बने रहो। ठीक है, तो सेम पॉलिसी अभी भी चल रही है ब्रिटिश के टाइम से। नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली साइन होती है, सब जानते हैं, याद रखना ट्रीटी ऑफ सगौली। इसके बाद बर्मा का एनेक्सेशन कंप्लीट हुआ था 1885 में। ठीक है, 1824 में पहला वॉर हुआ था। ठीक है, 1824 में पहला वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर टुक प्लेस। ठीक है, इन 1824 फर्स्ट एंग्लो बर्मीस वॉर। ठीक है, याद रखना। और यही वो वॉर था जिसमें एक बटालियन थी, उसने बोल दिया था कि भैया वी विल नॉट क्रॉस द सी। देखो बंगाल और बर्मा की जो बॉर्डर लगती थी, और उनको पता था कि अगर हम सेम ये लैंड पार्ट से जाएंगे तो बर्मीज हमें हरा देंगे, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम सी पार्ट से जाएं और पीछे से अटैक कर दें उनके ऊपर। तो कुछ आर्मी थी, इंडियन की जो आर्मी थी, मतलब इंडियंस थे उसमें, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि भाई हम नहीं जाएंगे बिकॉज इफ वी विल क्रॉस द सी सो वी विल लूज आर कास्ट। ठीक है, तो ये 1824 में हुआ था जब फर्स्ट बर्मीज वॉर था। मैं आपको 1857 के वॉर में बताऊंगा ये, डोंट वरी। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि 1885 में इसको अनेक्स कर लिया गया था। 1885 में एक और इवेंट हुआ था जिसका नाम था स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट, सब पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। इसके बाद इसको सेपरेट कर दिया। देखिए जब शुरू में जो 1885 में इसको अनेक्स किया गया था ना, तो अपना जो इंडिया था वो नॉट अफगानिस्तान, एक्चुअली फ्रॉम पाकिस्तान टू कंप्लीट बर्मा था, मतलब बर्मा तक हमारे अंडर में आया करता था। ठीक है, और याद रखना जो हमारे अशोका के टाइम पे था, उनके टाइम पे अफगानिस्तान अंडर में था लेकिन बर्मा अंडर में नहीं था। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे बर्मा अंडर में था, अफगानिस्तान अंडर में नहीं था। ठीक है, याद रखना। लेकिन फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, बिकॉज नेशनलिज्म ना बर्मा में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, मतलब म्यांमार में, तो ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों अपने आप को मिला ना ले और इससे ब्रिटिश को और लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सामन साहब ने बोला कि भैया इन दोनों को सेपरेट कर दो और रीज़न दे दो कि भैया जो बर्मा है वो इंडिया का नेचुरल पार्ट नहीं है, यहाँ पर अराकान योमा है तो वो अलग पार्ट है, हमारी गलती हुई थी, हमने साथ में मिला दिया था, बस ये बोल के हटा दो। तो यही किया गया, 1885 में इसको हटा दिया गया। नॉट इन 1885, एक्चुअली 1935 में जब एक्ट पास हुआ था। कौन सा, याद करो भाई, इंडियन एक्ट ऑफ 1935 जब पास हुआ था उसमें प्रोविजन था कि बर्मा को इंडिया से अलग किया जाता है, और 1885 में कंप्लीट एनेक्सेशन हुआ था बर्मा का इन इंडियन एम्पायर। इसके बाद ट्रीटी ऑफ ल्हासा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका डिस्कशन चालू करते हैं। तो याद रखना इसको बोलते हैं यंग हस्बैंड मिशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ ल्हासा को यंग हस्बैंड मिशन भी बोलते हैं। ये तिब्बत के अगेंस्ट थी। देखो होता क्या है कि अब आप सब जानते हैं चाइना भी कमज़ोर पड़ चुका था जब स्क्रैम्बल ऑफ चाइना, दैट नॉट स्क्रैम्बल ऑफ चाइना, कटिंग ऑफ चाइनीज़ वाटर बैलेंस चालू हुआ था। ठीक है, मतलब जितने भी पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स थे लाइक अमेरिका, रशिया, सब लोग चाइना को अपने हिसाब से काट रहे थे, इसलिए उसे बोलते हैं कटिंग ऑफ चाइनीज़ वाटर मेलन, बिकॉज उसका शेप कुछ वाटरमेलन टाइप का ना, इस तरीके का। ठीक है, तो उसको काटा जा रहा था, सब लोग अपने अपने हिस्से में चीज़ें ले रहे थे। तो मतलब चाइनीज़ का जो कंट्रोल था तिब्बत में लगभग ख़त्म हो गया था, और रशिया और ब्रिटिश की यूरोप में चल रही थी। तो रशिया ने फिर से सोचा चलो कोई बात नहीं भैया, आपने हमें अफगानिस्तान से लात मार के निकाला, अब हम जाएंगे कहाँ से, तिब्बत से आपके यहाँ घुसेंगे। अब ये बात पता चलने लगती है किसको, ब्रिटिश को। और ऊपर से ये भी पता चलता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर आर्म्स आने वाले हैं तिब्बत में, और जैसे ही आर्म्स आ जाएंगे तो ये लोग इंडिया पर अटैक कर देंगे। ये बात पता चली किसको, लॉर्ड कर्जन साहब को। कर्जन साहब थोड़े भड़क गए और उन्होंने बोला कि यंग हस्बैंड साहब को कि आप जाओ तिब्बत में मिशन लेके आओ। वो लोग माने ना माने, आप उनसे ट्रीटी साइन करवाओ। तो सिंपल सी बात है, दलाई लामा से ट्रीटी को नहीं मानेंगे, तो दलाई लामा फिर से भाग गए।
मतलब वो पहली बार भागे थे, फिर दूसरी बार हमारे यहाँ भाग के आए थे। तो दलाई लामा पहली बार भाग गए, ठीक है। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें बोला जाता है कि भैया आपको 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे, हर साल 1-1 लाख रुपए दोगे, ठीक है, हर साल 1-1 लाख रुपए दोगे, बिकॉज हम आपके यहाँ आए हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपने हमारे साथ कॉन्स्पायरेसी रची, इसलिए आपको 75 लाख रुपए देने पड़ेंगे, हर साल 1 लाख। और साथ ही साथ चुम्बी वैली जो है ना, याद है चिकन स्नैक कॉरिडोर, वो आपने आईआर में पढ़ा होगा जब डोकलाम विवाद हुआ था, चुम्बी वैली चिकन नेक कॉरिडोर, तो उसको हम 75 साल के लिए लीज में ले रहे हो, ठीक है। ये फिर इंडिया के पास ही रह गया था। और साथ ही साथ आप किसी भी फॉरेन पावर को अलाउ नहीं करोगे कि वो आपके यहाँ रोड बनाए या रेलवे बनाए या कोई भी ट्रेड करे, सिर्फ और सिर्फ आप ब्रिटिश का ट्रेड करोगे। लेकिन फिर क्या होता है कि करजन साहब की बड़ी बेइज्जती होती है कि भैया आपने इतने पीसफुल स्टेट में जहाँ पर बुद्धिज्म इतना प्रोपोगेट कर रहा है, आपने कैसे 75 लाख दे दिए, वो कैसे दे पाएंगे 75 लाख, सालाना 1 लाख, तो इसको घटा के 25 लाख कर दिया गया था, ठीक है। और एक और चीज़ हुई थी वहाँ पर, एक डील और साइन हुई थी कि अगर रशिया या किसी भी कंट्री को ब्रिटिश इंडिया के साथ डील नेगोशिएट करनी होगी तो चाइना का उसमें बंदा प्रेजेंट होना चाहिए, जब तीनों हाँ बोलेंगे तभी उस चीज़ पे सहमति मानी जाएगी। इसलिए चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। एक्चुअली क्या है, इसके बाद तिब्बत और इंडिया के बीच में मीटिंग होती है, मतलब ब्रिटिश इंडिया के बीच में मीटिंग होती है, मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि भैया अपन तिब्बत और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन बना देते हैं। वो लोग बोलते हैं ठीक है। चाइना को भी इन्विटेशन दिया जाता है लेकिन चाइना आता नहीं, मतलब आता है बट वो साइन नहीं करता एग्रीमेंट को, बोलता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इसलिए चाइना बोलता है कि भैया ये वाली याद करो क्लॉज, इस ट्रीटी में था, ट्रीटी ऑफ लहासा में, और आप देखो इसको ब्रेकआउट कर रहे हो, आप ये देखो आपने इसको नहीं माना था, मतलब हमने साइन ही नहीं किया तो हम क्यों माने। इसलिए वो बोलता है कि तवांग जो है मतलब अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है। इसके बाद लास्ट वॉर बचता है हमारे पास एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। एंग्लो अफगान वॉर अच्छे से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं भी समझोगे मैटर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा एक दो जगह, वो बताऊंगा कहाँ पर। देखो होता क्या है, अफगान वॉर चालू कैसे होता है। ऑकलैंड साहब उस टाइम पे गवर्नर थे इंडिया के, मतलब वाइस रॉय थे, ठीक है, वाइस रॉय थे। सो होता क्या है कि वो अपनी एक फॉरवर्ड पॉलिसी चालू करते हैं। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब ये कि भैया कभी भी रशिया अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया के एम्पायर में अटैक कर सकता है, तो वो चाहते थे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कुछ सेटलमेंट हो जाए जिससे वो रशियन को अलाउड ना करे। तो ऑकलैंड साहब अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के अंदर एक मिशन भेजते हैं दोस्त मोहम्मद के पास। दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के राजा थे, ठीक है, लेकिन दोस्त मोहम्मद चाहता था कि भैया मैं सबके साथ, मतलब मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ इंडिया की तरह, कि भैया हम यूएस के साथ भी रहेंगे, यूएसएसआर के साथ भी रहेंगे। तो वैसी पॉलिसी दोस्त मोहम्मद अपनाना चाहते थे। तो लेकिन ब्रिटिश बोले कि नहीं भैया आप तो सिर्फ हमारे साथ रहोगे, उनके साथ नहीं रहोगे। तो दोस्त मोहम्मद साहब मान गए, ओके ठीक है, नो इशू। तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी बात मानता हूँ लेकिन एक कंडीशन है, आप पेशावर मुझे वापस दिलवा दो। जो पेशावर था शुरू शुरू में अफगानिस्तान का पार्ट था, लेकिन रंजीत सिंह की आर्मी ने हरा के, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी ने हरा के उसको अपने जो सिख अम्पायर था उसमें मिला लिया था, जो कि अभी पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है। उनको ये मिला था कहाँ से, सिख अम्पायर से। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारे इंग्लिश थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया रंजीत सिंह को नाराज़ नहीं किया जा सकता है, बिकॉज उनकी सेकंड बेस्ट आर्मी है, तो हमें नहीं हरा पाएगी, बट फिर भी रशिया से अगर कोई आता है, अगर कुछ और प्रॉब्लम होती तो उसमें हेल्प मिलती थी उन्हें सिख अम्पायर की, ठीक है, मतलब महाराजा रंजीत सिंह के अम्पायर की। तो फाइनली पेशावर देने से मना कर दिया। तो हमारे दोस्त मोहम्मद थे वो रशिया के पास चलेगा और पास जाते रहे, जैसे कि अभी नेपाल चाइना के पास जा रहा है ना, वैसे ही जाने लगे। अब यहाँ पर इनका जो दिमाग था ब्रिटिश का खनक गया। उन्होंने ट्रीपार्टाइट ट्रीटी रची, ठीक है। उस ट्रीटी में 3 लोग थे, शाह शुजा, मतलब शाह शुजा इन्हीं के फैमिली मेम्बर को बिलोंग करते दोस्त मोहम्मद के, और वो असली राजा बन सकते थे बिकॉज वो भी इसी की फैमिली को बिलोंग करते थे, ठीक है। और दूसरे थे हमारे रंजीत सिंह साहब, और तीसरे थे ब्रिटिश, ठीक है। इस ट्रीटी में ये दैट मीन्स साइन हुआ कि जो महाराजा रंजीत सिंह हैं और जो ब्रिटिश है वो हेल्प करेंगे शाह शुजा की, कि वो लोग दोस्त मोहम्मद को उनके राज से उखाड़ के फेंक दें, ठीक है। और दूसरा ये कि जो महाराजा रंजीत सिंह है वो अपना लैंड अलाउ करेंगे कि जिससे कि ब्रिटिश यहाँ से इनकी अपनी आर्मी ले जा सके। और जो शाह शुजा हैं जैसे ही वो पावर में आएंगे बोल देंगे पेशावर हमारे हिस्से में नहीं आता है। तो ये साइन हुआ। अब चालू होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। सिंपल सी बात है, ब्रिटिश और रंजीत सिंह दोनों एक साथ थे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सी बात ही, हमारे जो दोस्त मोहम्मद थे वो हार गए और शाह शुजा बन जाते हैं राजा। अब इनको करवा दिया जाता है सब्सिडरी लाइन साइन, ठीक है, सब्सिडरी लाइन साइन कर लो भाई हमारे साथ। और उनके वहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रख दिया जाता है। लेकिन आपको तो अफगानिस्तान के बारे में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था कि आपको अगर दुनिया में कोई भगवान, मतलब भगवान किसी को अगर किसी चीज़ से बचाए तो दो चीज़ों से, एक तो होता है वेनम ऑफ कोबरा, मतलब जो कोबरा जो सांप होता है उसका जहर से, और दूसरा अफगानिस्तान के रिवेंज से, मतलब अफगानिस्तान के बदले से, ये कहा था
अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, ठीक है। एक और अफगानिस्तान के बारे में चीज़ कही जाती है कि भगवान भी अफगानिस्तान आने से डरता है, ठीक है, भगवान भी अफगानिस्तान आने से डरता है। मतलब अफगानियों की गई थी सटक। अब सिंपल सी बात है, एक बार अफगान्स ने सोच लिया तो अफगान्स को कोई नहीं हरा सकता। ना ही यूएसएसआर हरा पाया, ना ही अलेक्जेंडर द ग्रेट हरा पाए, ना ही नेपोलियन हरा पाए। नेपोलियन तो आए नहीं थे, हरा भी कहाँ पाते, ठीक है। साथ ही साथ ना ही कभी ब्रिटिश हरा पाए, ठीक है, ना ही अभी यूएस हरा पा रहा है। मतलब आज तक अफगान्स को पूरी हिस्ट्री में किसी ने नहीं हरा पाया, ठीक है। तो ये बात कही जाती है अफगान के बारे में। और अल्टीमेटली आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया और शाह शुजा को उतार के फेंक दिया और जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे उसको मार दिया गया। तो अब यहाँ से सटक गई ब्रिटिश की, वो बोला कि अब मेरी इतनी सटक गई है कि अब मैं बैठ ही जाता हूँ। मतलब उन्होंने इन एक्टिविटी की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने बोला कि हम अफगानिस्तान में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, बस अफगानिस्तान किसी के साथ ना जाए। पहले वो बोले थे ना कि हमारे साथ जाओ, मतलब जो मेरे साथ है वो मेरे साथ है, वरना कोई नहीं। जैसे कि यूएसआर की पॉलिसी थी, इफ़ यू आर नॉट विथ अस देन यू आर अगेंस्ट अस। ये स्पेशली इंडिया के खिलाफ थी। मतलब इंडिया बोलो था कि हम न्यूट्रलिटी चाहते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान ने, दैट मीन्स यूएसआर ने बोला था कि भैया अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप हमारे अगेंस्ट हो, मतलब आप न्यूट्रल भी नहीं हो सकते हो। आपको या तो यूएसए के पाले में जाना है या हमारे पाले में जाना है। तो सेम यहाँ पर इनको समझा दिया कि भैया ऐसा तो कर लो यार, मतलब ठीक है हमारी बेइज्जती हो के हम हार गए हैं, बट फिर भी ऐसा कर लो। तो ये लोग ऐसा कर लेते हैं। और जॉन लॉरेंस के टाइम पे, मतलब जब जॉन लॉरेंस गवर्नर बनते हैं उस टाइम पे पूरी चल रही थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। मतलब हम अफगान में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कौन, लिप्टन साहब। लिप्टन साहब थोड़े सनकी थे, ट्रंप की तरह थे। तो ये अपनाते हैं पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ये पॉलिसी क्या थी? ये पॉलिसी ये थी कि हम जो अपनी बॉर्डर, इंडिया की बॉर्डर है जो कि अफगानिस्तान से लगती है, उसको हम साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा दो। इसका मतलब ये था कि हमें फिक्स होना चाहिए कि भैया अफगानिस्तान किसकी साइड है। यहाँ पर तो पता ही नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी दिन रशिया की साइड हो जाए, हमारे यहाँ अटैक हो जाए। तो इसे बोलते हैं पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है। तो क्या होता है, अब इनके टाइम पे राजा रहते हैं शेर अली, लिप्टन के साथ में कौन रहते हैं, शेर अली। और दोस्त मोहम्मद मर चुके रहते हैं, शेर अली राजा थे। और क्या हुआ कि हमारे जो लिप्टन साहब हैं, इन्होंने एक मिशन भेजा यहाँ पर शेर अली के पास कि भैया हमारे ये प्रस्ताव है, आप एक्सेप्ट कर लो। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही दूसरे टाइम सेम ऐसा कुछ प्रस्ताव आता है रशिया की तरफ से। लेकिन रशियंस आते हैं अपनी आर्मी लेके, बड़ी सी आर्मी लेके, क्योंकि शेर अली की आर्मी के सामने बहुत ज़्यादा कुछ थी, ठीक है। बिल्कुल अफगानिस्तान को डिवास्टेट कर सकती थी, लेकिन हरा नहीं सकती थी, ठीक है। डिस्ट्रॉय होना मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए, बिकॉज अफगान्स विल टेक बैक यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी कि ये लोग अपनी आर्मी लेके आ गए, और ऊपर से अभी किसी की डेथ हुई रहती है शेर अली की फैमिली में, तो वो शोक में डूबे थे। तो वो गलती से रशियंस को अलाउ कर देते हैं। मतलब उनके मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई अलाउ कर दो, वो लोग सामान वामान लेके आए, अपना नौटंकी हो जाएगी। अब ये बात पता चलती है किसको, हमारे लिप्टन साहब को। लिप्टन साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई अब मुझे अलाउ नहीं किया, उसको अलाउ कर दिया। सो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर, वो कर देते हैं वॉर, ठीक है, वॉर कर देते हैं। सिंपल सी बात है, इस बार भी वॉर में जीत जाते हैं, यहाँ पर भी जीत गए थे। लेकिन फिर से वही कंडीशन होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रेसिडेंट। मतलब सेम प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है कि भैया ब्रिटिश जो रेसिडेंट थे उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। और इस बार ब्रिटिश भी रेडी थे, उनको पता था कि भाई फिर से सेम चीज़ होने वाली है। तो उन्होंने ढंग से उसको स्टैब्लिश भी नहीं किया था। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ गंदमक साइन करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि भाई आप रशियन का सपोर्ट नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, इसको फिक्स कर देते हैं और रुक जाते हैं। फिर अल्टीमेटली 1921 में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और हमारी अफगानिस्तान की स्टोरी हो जाती है ख़त्म, और हमारी कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की स्टोरी भी हो जाती है ख़त्म, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इट टुक अ लॉन्ग टाइम, बट आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी क्यों बताएं, देख लेना अगली वीडियो के थंबनेल में। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल मीट in next lecture.